और दोस्त क्या हाल चाल है? सीटेट की तैयारी कर रहे हो ना? अगर सीटेट की तैयारी करो तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, है ना। प्रीवियस ईयर की पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्योंकि रिपीटेड आते हैं या नहीं रिपीटेड आते हैं तो सिमिलर आपको टॉपिक पता चल जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं दिसंबर 2018 का पेपर 2 यानी जो जूनियर का होता है उसके लिए साइंस का सेक्शन में आज कराने जाओ। 30 क्वेश्चन होंगे और ये मेरा चैनल है टीचरीफाई, इसको सब्सक्राइब करो और सबको बताओ यार, शेयर करो, वीडियो शेयर करो। मैथ की क्लास भी लेता हूँ मैं। और इसके साथ में क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस पर जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाएंगे, जहां पे मैं क्या एक लिंक दूंगा, आप लोग को डेली स्पीड टेस्ट होगा, है ना। 30 क्वेश्चन होंगे। अब वो क्वेश्चन होंगे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के। टेस्ट दो, तुरंत रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप देखोगे कितना मेरा मार्क्स सही है, कितना नहीं है, कितने मैंने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो ये सब होने वाला है। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो शेयर बहुत जरूर करना, ठीक है। चलो तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, यानी पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त नहीं होता उसकी बात कर रहा है। सीएनजी प्राप्त होता है। सीएनजी क्या है? गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके कुएं अलग होते हैं, इसको अलग तरीके से प्राप्त किया जाता है। ये पेट्रोलियम से संबंधित नहीं है। पेट्रोलियम में क्या क्या मिलता है? हमारा पैराफिन मोम मिलता है ना, वैक्स, बिटुमेन मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है ना। तो बिटुमेन क्या होता है? बिटुमेन होता है जो पेट्रोलियम में सबसे लास्ट में एक थोड़ा सा कचरा टाइप का कह सकते हो, है ना, चारकोल टाइप से कह सकते हो, वैसी चीज पाई थी। ये बिटुमेन वो होता है। सीएनजी प्राप्त नहीं होती। सीएनजी के गैस के कुएं अलग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है, कौन रखती है भाई? किस चीज का रखती है ना। रेड डेटा बुक किस चीज का रिकॉर्ड रखती है? इसकी बात करें तो विलुप्त प्रजातियों का, वनस्पति का, पशु वर्ग का, संकटापन्न प्रजातियों का। तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे विलुप्त प्रजातियों में और संकटापन्न प्रजातियों में। ध्यान रखना है संकटापन्न जो अभी डेंजर में है, इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करता है, ना कि इंस्टिंक्ट जो विलुप्त हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्ड नहीं रखता है वो, ठीक है। तो ये संकटापन्न प्रजातियों की, या इंग्लिश में कभी देख लीजिए आप, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। 63 की बात करते हैं। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते के सोल जो होते हैं, जो तल होता है उसका, ठीक है, वो असमतल क्यों होता है? देखिए कभी कभी जिगजैग बने होते हैं ऐसे करके। तो ये ऐसा क्यों होता है? जड़त तो घटाने के लिए, जड़त तो बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, जूते को और मजबूती देने के लिए। तो ये सब तो बेकार है। बचता क्या? जड़त तो अब जड़त तो ही समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कभी इंग्लिश में भी देख लिया करिए, ठीक है ना। टू डिक्रीज फ्रिक्शन, या केवल फ्रिक्शन की बात कर रहा है। जूते असमतल क्यों बनाए जाते हैं भाई? चिकने होंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन घट जाएगा और हम लोग रपट जाएंगे, ज़्यादा चिकनी चीज़ पे गिर जाते हैं ना, इसलिए असमतल बना दिए जाते हैं कि वो रपटे नहीं, है ना, हम लोग रपटे नहीं। इसलिए क्या करें, जड़त तो बढ़ाने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। 63 का 2, ठीक है। जड़त तो मतलब फ्रिक्शन की बात कर रहा हो, कुछ नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। 64 देखते हैं। सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? तो देखते हैं भाई क्या प्राप्त होने की संभावना है। यह विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक तो बिल्कुल जल तो नहीं होता है, क्योंकि यार देखो, जो आशुद्ध जल क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है हमारा, उसमें वो 100% प्योर माना जाता है। उसमें कोई भी अलग सी चीज़ नहीं मिलती, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई बिल्कुल 100% शुद्ध होता है। इसलिए उसमें कोई भी आयंस नहीं होते हैं, आयंस नहीं होते हैं, ना निगेटिव पॉजिटिव कैसे भी आयंस नहीं होते हैं। और करंट जो फ्लो होती है हमारी आयन के थ्रू होती है। अब वो जब है नहीं तो कहाँ से करंट फ्लो होगा? इसलिए वो विद्युत का सुचालक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। विद्युत रोधी है, यानी इंसुलेटर की तरह काम करता है। विद्युत रोधी यानी विद्युत को रोकने वाला, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। विद्युत का कमजोर चालक है, ठीक है। ये ऑप्शन सही माना गया। उपयुक्त में से कोई नहीं तो ये भी नहीं। ये यहाँ पे इन्होंने, वैसे तो 100% होता है तो बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको कमजोर चालक बोल दिया जाता है क्योंकि H2O है। इसके जो ये जो इसके जो बॉन्ड होता है ना, H2O, इसमें बिल्कुल भी एक यौगिक होता है ये। इसमें कोई भी ये नहीं है कि हमारा आयंस हो, है ना, H+ या OH ऐसा करके कुछ, कोई भी आयंस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी इसको क्या बोला गया है? कमजोर चालक मान लिया गया, इसीलिए, ठीक। 64 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं की बात कर रहा, ध्यान रखना, हमें सही पे कुछ ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि पूछता नहीं है, हम लोग कुछ और ही लगा चले आते हैं, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। यार किस बारे में बात कर रहा है? अच्छा चलो अगला पढ़ो। सभी भवनों में विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। अच्छा, फ्यूज की बात यहाँ पे हो रही है ना। सभी भवनों में विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं, बिल्कुल लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उड़ जाएगा।
बिल्कुल, अगर वोल्टेज एक लेवल से ज़्यादा आ जाएगा, हमारे घर में 250 से 300 चाहिए होता है, अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज आता है तो क्या हो जाता है, फ्यूज हमारा उड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। न्यूनतम सीमा यानी कि क्या मतलब है, फ्यूज लगाया और एक लेवल से वोल्टेज कम आएगा तो तब भी ऐसा कुछ काम करेगा क्या, वो तब उड़ जाएगा क्या, नहीं उड़ेगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पे पहला देख लेते हैं फिर से, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि यही जो चीज़ है कहने का मतलब, फ्यूज लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने जो फ्यूज लगाया हुआ है इसका मतलब ही यही कि करंट आई, अगर एक लेवल से ज़्यादा आ गई, वोल्टेज जो एक लेवल से ज़्यादा हो गया तो ये अधिकतम सीमा से, मतलब अधिकतम सीमा के ऊपर अगर आ गया, एक सीमा है उसके ऊपर आ गया तो ये कट हो जाएगा ना, फ्यूज उड़ जाएगा। यही तो कहने का मतलब है यहाँ पे, विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, ये भी सही है। तो हमारा क्या है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए न्यूनतम धारा है, नहीं। और यहाँ पे क्या पूछा, तो जो असत्य है उसी की बात कर रहा था। यहाँ पे न्यूनतम धारा कितनी है, अगर वोल्टेज कम आ जाएगा तो हमारा फ्यूज कभी भी बर्न नहीं होगा, करंट फ्लो होती रहेगी। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 65 नंबर। 66 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा हो सकता है, पुरी, मुंबई, गोवा और पोरबंदर। अच्छा, एक चीज़ आप इसमें देखना चाहोगे, मुंबई और गोवा और पोरबंदर सब एक ही साइड है। कैसे, अगर हम ये बात करें, ये हमारा इंडिया है ना, ये पूर्वी घाट है ना, और ये हमारा पश्चिमी घाट है। मुंबई इधर है, गुजरात यहाँ पे कोई है ना, ये अब समझ में आ गया, ये हमारा पूर्वी घाट हुआ, ये पश्चिमी घाट है। तो हमारे तीन चीज़ देखो, मुंबई यहाँ पे है, गोवा भी यहाँ पे है और गुजरात यहाँ पे है। ठीक, अब क्या हुआ, पुरी कहाँ पे पड़ता है, इधर साइड में, उड़ीसा में पुरी एक डिस्ट्रिक्ट टाइप का कुछ करके शायद, है ना। तो ये जब हमारे बंगाल में, हमेशा बंगाल में देखते हो ना, बंगाल में, उड़ीसा में, इधर साइड में चक्रवात आते रहते हैं, हमेशा न्यूज़ आती है कहीं बहुत भयानक बारिश हो गई है चक्रवात के चक्कर में, आगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा पुरी ऑप्शन सही है। ठीक है, पुरी में चक्रवात आने की संभावना सबसे अधिक बनी रहती है। ठीक, पहला ऑप्शन ठीक है। 67 में क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष क्या होता है, ये पृथ्वी है, ये हमारा पथ है उसका, ये हमारा सूर्य है, यहाँ पे हमारी कोई पृथ्वी मान लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है ना। तो घूर्णन अक्ष क्या होती है, जहां पे पृथ्वी अपने खुद घूमती है ना, अपनी जगह पे घूमती है और इसका चक्कर भी लगाती है, यही तो होता है। ठीक है ना, ये हमारा सूर्य था, तो ये अपने आप को भी ऐसे रिवॉल्व करती है, ऐसे जो घूमती है, ऐसे करके, है ना, पूरी घूमती है और यहाँ भी साथ में घूमती है। तो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, यानी पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है, कक्षा की तल, यानी कक्षा ये है ना, कक्षा अगर ये है तो ये ऐसे है ना, तो यहाँ पे कुछ ये 23.5 डिग्री का एंगल है, 23.5 डिग्री का झुकाव है कि नहीं। इसीलिए कभी क्या होता है, जैसे ये है तो पृथ्वी के इधर कहीं कभी क्या होता है, यहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ती है, ऊपर हमारा जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पे कभी नहीं पड़ती, तो वहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इसी चक्कर में भी ऋतुएं भी बदलती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है, ये भी है सही है, लेकिन इसका कारण नहीं है ये, इस कारण की वजह से ऋतुएं नहीं बदलती हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष कक्षा के तल के समांतर है, गलत, समांतर नहीं है, लंबवत भी नहीं है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, 68 की बात करते हैं। 2 स्तंभ ए और बी दिए हुए हैं, ठीक है, क्या है, मिलान ही करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। वृक्ष वितान नहीं समझ में आ रहा है, चलो इधर देखते हैं। कनोपी क्या होता है, अरे यार जब खाना खाने जाते हैं तो उसका अलग ही एक टंट होता है, देखते नहीं, ट्रायंगल टाइप से या स्क्वायर टाइप से बने होते हैं यहाँ पे, ये तो ये क्या होता है, इसको कनोपी बोलते हैं ना, कनोपी बोलते हैं। तो वृक्ष वितान मतलब उसका कुछ छायादार वैसे कुछ। अब देखो यहाँ पे मिलाओ, वृक्ष की शाखाएं, है ना, वृक्ष की शाखाएं क्या बनाती हैं, एक जब बहुत घनी हो जाती है तो एक कनोपी टाइप से बन जाती हैं, कहने का मतलब ये है। अपघटक क्या होते हैं, अपघटक होते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं अपघटक हमारे। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस हमारे होते हैं जो, ये देखो, पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक, नहीं, जब जो मिट्टी है हमारी, जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, पतली परत होती है, उसमें क्या होता है, उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो पौधे हैं या पत्तियाँ हैं या फिर जंतुओं के मृत हैं जो मर जाते हैं, तो उसमें ऊतक वगैरह जो है सड़ जाते हैं और वो हमारे ह्यूमस को बनाते हैं। ठीक है, स्याही क्या है, बहुत उपजाऊ होती है, ध्यान रखना, मिट्टी के लिए बहुत बहुत काम की चीज़ है
शाही, शाही क्या है? एक जंगली जंतु है। शाही कैसी होती है पता है आप लोग को? एक छोटा सा जानवर होता है, बहुत छोटा सा, ठीक है ना, तो उसके ऊपर बहुत से कांटेदार बड़े लंबे लंबे से निकले होते हैं, लगभग 15-15 सेंटीमीटर के निकले होते हैं। ये अपनी सुरक्षा करता है हमेशा। अगर कोई इसके पास में कोई वो आ जाता है, अगर कोई इसको खाने आ जाता है तो क्या करता है? ये अपने बिल्कुल खड़े कर लेता है, वैसे नॉर्मल रखता है ऐसे करके, है ना। तो ये अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करता है। तो यहाँ पे अब देखें क्या होता है, हमारा ऑप्शन क्या मिला है, सॉरी गलत हो गया, ऐसे बना दिया मैंने। चलो अब ऑप्शन मिलाते हैं। ए का फोर्थ, ए का फोर्थ कहीं है? ये देखो थर्ड में है ए का फोर्थ, बाकी सिम तो है नहीं, तो यही होगा ए का फोर्थ। देखो बी का थ्री मिल रहा है ना, 3 भी है, और फिर 1 है, सी का वन मिल रहा है, और ये तो ठीक है, यही सी है यार, है ना, चेक कर लो। 69 की बात करते हैं। विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? रचनात्मक मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है भाई, देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन आपको पता होना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन एक्चुअली होता है, अगर आप ध्यान दें, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और एक होता है समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जब पूरा, अगर कोई हम पढ़ा रहे हैं या फिर कोई चीज़, या हम वो सबसे एंड में होता है ना, जब पूरा कुछ पढ़ा देते हैं, जैसे 1 यूनिट पढ़ाई, तो 1 यूनिट पूरी जब पढ़ा लेंगे तो उसके एंड में होता है, इसलिए समेटिव होता है। रचनात्मक उसको बोलते हैं रचनात्मक, या उसको यार कुछ बोलते हैं, ठीक है छोड़ो। रचनात्मक आकलन है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव। तो ये क्या होता है, जैसे हम एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो चैप्टर के साथ साथ ये हमारा साथ चलता रहता है मूल्यांकन, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सब ये चीज़ें एक साथ होती हैं, है ना। तो ये रचनात्मक आकलन होता है। तो इसमें क्या होता है, यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। तो यार रचनात्मक आकलन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यह निदानात्मक है, बिल्कुल है। रचनात्मक आकलन जो होता है हमारा निदानात्मक होता है, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे, तो हम उसकी बच्चे की गलतियों को देखते जाते हैं कि हाँ यार कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहा है, या फिर कहाँ पे वो समझ नहीं पा रहा है, तो हम उसकी समझ को सोचते हैं कि वो क्यों ऐसा नहीं कर पा रहा है ना। निदानात्मक क्या मतलब होता है? निदानात्मक होता है डायग्नोस्टिक मतलब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, वजह क्या है उस चीज़ की, तो हम वजह जब ढूंढते हैं तब बोलते हैं कि निदानात्मक। तो रचनात्मक आकलन हमारा निदानात्मक होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ही चाहिए हमारा। यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक करता है? नहीं। यह लेना आसान है? ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो हमारा निदानात्मक होता है रचनात्मक आकलन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? भाई विज्ञान मेले क्यों लगाए जाते हैं भाई इस कॉलेजों में, स्कूलों में, ठीक है। शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करना। अच्छे अंक की जब बात आए, गलत काट देना तुरंत ही। शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं उपयोग की क्षमता बढ़ाने की बात के विकास करने के लिए, ये बिल्कुल सही है यार। देखो विज्ञान मेले का क्या मतलब, बच्चे खुद ही तो अपने नए नए प्रोडक्ट्स बना के लाते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा ये टेक्निक यूज़ करनी, ये टेक्निक यूज़ करनी, अपने मॉडल बना के लाते हैं, है ना। तो वो क्या है, सृजन और उपयोग करने की क्षमता। इसको किस, अच्छा ये अगर कॉन्सेप्ट है तो उसको कैसे तरीके से हम नई चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, यही सब तो मतलब होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अगले भी देख लेते हैं। शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन कराने के लिए, तो प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन ये गलत हो जाएगा हमारा। शिक्षार्थियों को विद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, ये ऑप्शन भी हमेशा गलत हो। कभी हम बच्चे को उच्च शिक्षा में पढ़ने के लिए तैयार नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग घर में क्या बोलते हैं, आज अगर पढ़ लोगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसा हमको नहीं करना होता है ना। अच्छे कॉलेज पाने के लिए नहीं पढ़ना होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 71। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैधानिक विधा के लिए उपयुक्त समझते हैं? वैधानिक विधा मतलब क्या होगा, एप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए मतलब वैधानिक। तो क्या होगा, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तो तकनीकी का उपयोग करना, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है हमें, अगर कॉन्सेप्ट कोई बताने हैं बच्चों को, है ना, ये मतलब कहने का। अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तो तकनीकी का प्रयोग करना। तो आगे देखते हैं, आप सब ऑप्शन देखते हैं, तब सबसे बेटर जो मिलेगा अपने आप से चल जाता है। हम तो ये कहते हैं, अगर आप क्वेश्चन करने आपको पहले 4 ऑप्शन पढ़ो, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सही हूँ, खुद बता देगा। आप देखो, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, प्रोजेक्ट देना, वैधानिक विधा, शिक्षण में वैधानिक विधा सबसे उपयुक्त समझते हैं। आगे और देखो, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। अब ये देख लो, अवधारणाएं कोई भी कॉन्सेप्ट है, संबंधित गतिविधि है ना, कोई एक्टिविटी बनाएंगे और वो एक्टिविटी किससे करवाएंगे, बच्चों से ही करवाएंगे। तो क्या होगा, बच्चे क्या साथ में पढ़ेंगे और उसी से अपने खुद की कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि हाँ यार ये चीज़ सही है, तो किस तरह से सही है ना, कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाएंगे वो खुद। इसलिए यही सही ऑप्शन हमारा है। देखो ऐसे ऑप्शन हमेशा सही होते हैं, है ना।
ऐसे ऑप्शन हमेशा ही सही होते हैं। शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट कराना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, लेकिन फिर भी ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं, ध्यान रखिएगा। ये तीनों ऑप्शन हल्का हल्का हर जगह सही है, लेकिन सबसे बेटर ये है ना, सबसे बेटर ये है, तो हमारा ये ऑप्शन लगा। कभी आप इसे देखते हैं, उसमें लिखा होगा कि सबसे उपयुक्त में निशान लगाइए ना, तो सबसे उपयुक्त में लगाना हम लोग। 72 नंबर देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, एनसीएफ ने ऐसा बोला था, बट इसका मीनिंग क्या है? विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त रखने की में सक्षम। व्यस्त रखने की क्या मतलब है यार? बिजी रखोगे बच्चों को? नहीं, विज्ञान का मतलब तो ये नहीं है बिजी रखो बच्चे को। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने के लायक बनाना। यार ये इसका क्या मतलब हुआ यार कि हम विज्ञान इसलिए सिखा रहे हैं कि बच्चे जो है साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, उनकी जो प्रोसेस है उनको समझे। विज्ञान का ये मतलब थोड़ी ना है यार, प्रोसेस को समझने से क्या मतलब है? केवल समझ जाने से ही सब कुछ थोड़ा ना हो जाएगा। अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति, या जीवन की बात कर रहा है, ठीक है, तो जीवन के प्रति सत्य होती है। तो अब आगे ऑप्शन देखते हैं, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। ठीक है, विज्ञान आसान जीवन हमारा आसान करता है, लेकिन क्या जब उसका उपयोग किया जाता है, कहीं पे कोई प्रोडक्ट बनता है तब। लेकिन ये सीखने का, विज्ञान सीखने का केवल मतलब ये नहीं है। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, है ना। कार्य की दुनिया में मतलब अगर हम किसी चीज़ में, किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको प्रिपेयर करे बच्चों को कि हाँ वो उस फील्ड में जाके वो ढंग से काम कर सकते हैं, वो एबिलिटी दे उनको, है ना, वो स्किल दे, है ना। ये साइंस का काम है। ये अच्छी शिक्षा, अच्छी विज्ञान शिक्षक तभी है वो, जब तक उसका यूज़ नहीं बच्चे कर पा रहे हैं तब तक वो सब शिक्षा, चाहे इतनी भी कॉन्सेप्ट क्यों आप बताना दें, अगर उसका कोई यूजफुल मीनिंग नहीं कर रहा वो सब बेकार है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन यही सही है, जो अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसलिए इसका मतलब ये है कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। ठीक है, 73 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, कौन सा हो सकता है इसमें? अधिक सीखने की उत्सुकता। यार ये तो बिल्कुल ही है, जो जिन बच्चों में सीखने की उत्सुकता अधिक होती है तो उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता। अगर समस्या आती है बच्चे से, अगर रियल लाइफ में कोई, व्यवहार का मतलब क्या है? प्रति व्यवहार मतलब रियल लाइफ में अगर कोई सिचुएशन, उसके पास कोई समस्या आती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करता है, या हमारे पास 4 ऑप्शन, 4 हल हैं उसके, तो वो किस तरीके किस हल को चुनेगा। तो ये सब क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ही आता है। कठिन कार्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कठिन कार्य, हार्ड वर्क से क्या कुछ हमारा साइंस का रिलेशन है? नहीं। खुला मस्तिष्क, ओपन माइंडेड होना तो ये भी सही है यार, ये भी तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण ही है ना। जितना ओपन माइंडेड होगा उतना ज़्यादा बच्चा साइंस की तरफ झुकाव होगा उसका, उसी तरीके से साइंटिफिक तरीके से वो सोच सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे कठिन कार्य का कोई मतलब नहीं है। आप देखो बिल्कुल ऑड लग रहा है ना बाकी 3 से, तो यही हमारा ऑप्शन था, क्योंकि वो गुण नहीं है। ये तो देखो सब में नहीं पूछता है यार, ये बहुत पेपर है वैसे नहीं पूछता है। 74 हरी कक्षा 6 के हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। ठीक, घूर्णन गति किस प्रकार होती है पढ़ाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी विधा कौन सी, जो सबसे अच्छा मेथड होगा वो कौन सा हो सकता है? गतिविधि आधारित शिक्षण, उदाहरण देना, प्रदर्शन करना या चर्चा करना। यार घूर्णन के बारे में समझाना है तो वो मतलब घूर्णन क्या, कोई वस्तु है जो गोल गोल घूमे, इसके बारे में हमको पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, गतिविधि करा के दिखा दो सबको, बच्चों को, है ना भाई। अगर लट्टू है लट्टू दिखा दो, या फिर कोई बॉल है बॉल को घुमा के दिखा दो कि जब फेंकते हैं तब भी वो घूमती हुई जाती है ना। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कक्षा 6, 7, 8 के, बड़े आराम समझते हैं सब चीज़ें। तो गतिविधि कराना बहुत ज़रूरी है हमारा। यहाँ पे उदाहरण देके, एग्जाम्पल दे के कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर क्या हो सकता है यार, उनको प्रैक्टिकली करा के दिखा दो गतिविधि पे, है ना, उदाहरण देके। तो ये सही है गतिविधि, ये भी करा सकते हैं। प्रदर्शन मतलब दिखा दो, डेमोन्स्ट्रेट, या डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है यार एक्चुअली, हम इसका मतलब प्रदर्शन में क्या होता है, हल्का सा दिखाने की बात नहीं होती है, दिखा के सकते हो, या फिर एक तरीके से बता दो कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है, एक प्रोसेस, हाँ वो भी बताने की ही बात है एक तरीके से, या डायरेक्टली दिखाने की बात। लेकिन जब बच्चे खुद करके सीखेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चर्चा करने से भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो पहला ऑप्शन सबसे बेटर यही है, 74 नंबर। ठीक, अब आते हैं 75 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विज्ञान पढ़ने का
या विज्ञान सीखने का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्र करना, इन्फॉर्मेशन लेना किसी चीज़ की। यार केवल इन्फॉर्मेशन लेके क्या करेंगे हम किसी चीज़ के बारे में, वो भी विषय वस्तु के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके क्या करेंगे, उससे तो कोई मतलब नहीं बनता है। ईमानदारी अध्ययन करता हूँ मैं ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के प्रति मूल्यों की प्राप्ति। ये थोड़ा सा सही लग रहा है बट ऑप्शन देखते हैं। अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। तो ये विज्ञान का उद्देश्य नहीं है कि हम अपने साथियों को पढ़ाने जाएं, ये खुद के लिए होता है। यार विज्ञान क्या है, पहले खुद तो समझ में आए कि हाँ अपनी ज़िंदगी में हम किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे सहायता करने का कोई उद्देश्य नहीं। यहाँ पे ये चीज़ है सही है ना, ऑप्शन सही है, लेकिन वो उतना सही नहीं है जो जितना ये सही है। अभी बताते हैं कैसे। विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, फिर वही चीज़ हो गई ना, केवल ज्ञान अर्जित करना ही हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। यानी हमने नॉलेज बहुत सी गेन कर ली, उसका यूज़ कभी नहीं कर पाए, क्या मतलब है सर। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखो, अध्ययन करता हूँ मैं ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 चीज़ों के बारे में बात करी है। ईमानदारी की भी कर रहा है, अखंडता की भी, सहयोग की मूल्य। अब यहाँ पे भी क्या, बच्चे सहायता करने तो सहयोग तो करेंगे ही ना, वही चीज़ मतलब। लेकिन फिर भी सब में से यही बेटर है। आप लोग कन्फ्यूज क्या होते हैं, 4 ऑप्शन सबको लगता है कि सब एक ही जैसे हैं, तो सबसे बेटर ढूंढो यार। जब एक जैसे तो सबसे बेटर ढूंढ लो उसमें से, बस सिंपल। 75 देखते हैं, 75 और 76 देखते हैं। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। सतत और यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का क्या मतलब है साइंस में? अधिक आवर्ती जांच। अधिक आवर्ती मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली उसके टेस्ट कराना, एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर समझ में, आवर्ती मतलब होता है फ्रिक्वेंटली, बार बार। तो ये तो गलत है ना, बार बार हमें टेस्ट वेस्ट लेने की, परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अधिगम के आंकलन हेतु सामान्य गतिविधियां एवं अभ्यास, ये देखो सही नहीं लग रहा है। अधिगम के आंकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। साइंस है और मैथ है तो इसमें तो अभ्यास की जरूरत होती है थोड़ी बहुत। विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, तो यार विज्ञान में बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनका सबका मूल्यांकन का कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं है। अंतिम और रचनात्मक मूल्यांकन, यानी समेटिव इन्फॉर्मेटिव, जो मैंने अभी बताया था। अंतिम, समेटिव मतलब अंतिम, है ना, तो ऐसा भी कोई मतलब नहीं है ना। सतत और, यहाँ पे अंतिम का क्या मतलब है यार, बात कर रहे हैं सतत और समग्र मूल्यांकन की, फिर कह रहे हो यहाँ पे अंतिम, वो बिल्कुल अपोजिट नहीं हो गया, तो ये तो गलत हो गया। हमारा सबसे सही ऑप्शन यही है, अधिगम के आंकलन हेतु सामान्य गतिविधियों और अभ्यास। ठीक, चलिए 77 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक चरण नहीं है? समस्या समाधान का चरण नहीं है तो समस्या का प्रयास करना, तो भाई बिल्कुल समस्या समाधान का ही बात कर रहा है। निष्कर्ष निकालना, समस्या जब हल हो जाएगी तो लास्ट में हम एक निष्कर्ष निकाल लेंगे, है ना, तो ये भी एक है। अवलोकन करना, स्थिति की कल्पना करना, भाई समस्या हमारे साथ आई तो हम, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हमारे पास सामने ही समस्या रखी हुई है ना। कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं कि हम उनको देख नहीं सकते हैं, तो इनको क्या करेंगे, इनकी हम कल्पना करेंगे, तो ये भी एक उसका पार्ट है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं है। अवलोकन क्या होता है यार, किसी चीज़ को देखना और या कुछ हो रहा है उस चीज़ को देखना, तो उसका यार समस्या समाधान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसका एक चरण ये नहीं है अवलोकन। बाकी 3 हैं। 78 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता, अब अनुरूपता नहीं समझ में आ रहा, अनुरूप का मतलब होता है बिल्कुल जो सेम दिखता हो या सेम ही हो, उसी की तरह, है ना, उसकी बात कर रहा है। एनालॉजी, है ना, उसका थोड़ा सा एक बड़ा गहरा संबंध रहता है, लगभग एक जैसी ही अनुरूप होता है ना, बिल्कुल ऐसे बराबर करिए। तो यहाँ पे क्या है, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण। अनुरूपता में अमूर्तता का कोई मतलब है यहाँ पे नहीं। अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, उपयोग का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। समानताओं, यहाँ पे जिसमें डाउट हो उसमें अमूर्तता को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें डाउट है। और ये समानताओं का चित्रण। मैप सिमिलैरिटी, इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट, तो यार अनुरूपता में क्या होगा, तो वही चीज़ मैंने बताई, सेम चीज़ें हैं, तो ये भी लगभग सही है। लेकिन इसमें क्या है, हम अनुरूप की बात करते हैं, तो मैंने क्या बताया, अनुरूप लगभग समान ही की बात करता है, तो समानताओं का हम चित्रण इसमें करते हैं, ठीक है। अनुरूपता में हम समानताओं का चित्रण कर रहे हैं, देखो अनुरूपता का भी वही मतलब है, और यहाँ पे भी समानताओं के चित्रण की बात कर रहा है, ठीक है। तो 78 का चौथा सही है। हम 79 की बात करते हैं। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प कौन से हैं? सबसे लंबे सर्प कौन से हैं यहाँ पे? आप लोग इसमें गलत करके आओगे हमेशा, पता, क्योंकि आप लगाओगे एनाकोंडा, क्योंकि मूवी देख के आए हो ना आप लोग, एनाकोंडा लगाओगे, ये है गलत। सबसे जो बड़ा सांप होता है वर्ल्ड में,
ये है हमारा जालीदार अजगर। ये हमारा किधर पाया जाता है? ये हमारा साउथ एशिया में पाया जाता है। साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सांप होता है, जालीदार, उसमें नेट जैसा कुछ बना होता है, डिजाइन जो पैटर्न होता है वो जालीदार होता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बड़ा सांप है। 80 की बात करते हैं। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है, क्यों भाई? योग करने का रीजन क्या है? या लोगों को स्वस्थ रखता है? यार ये तो पहले सही लग रहा है। भूख बढ़ाता है? नहीं। खुशी लाता है? खुशी तो लाएगा, ये तबीयत सही रहेगी, लेकिन फिर भी है ना, बेटर ऑप्शन ढूंढना हम लोग को है। तो ये कोई रीज़न नहीं है व्यायाम करने की कि हमको खुशी मिलती है करने से, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ यह एक आसान व्यायाम है, आसान तो नहीं है खैर, है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। यह लोगों को स्वस्थ रखता है, लोग इसलिए योग करते हैं, ठीक। 81 नंबर की बात करते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। रॉबर्ट, चलो ठीक है, रॉबर्ट कोच के बारे में देख लेते हैं। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज करी थी। टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने करी थी। थर्ड नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी? पेनिसिलिन की। रोनाल्ड रॉस किससे संबंधित है? ये हमारे मलेरिया से संबंधित, मलेरिया का इन्होंने शायद खोज करी थी, ऐसे या वायरस वगैरह जो भी किसकी खोज करी थी ना, ये रोनाल्ड रॉस मलेरिया से संबंधित है, ठीक, ध्यान रखना। 82 की बात करते हैं। 82 निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में? तो परिरक्षक क्या होते हैं हमारे? प्रिजर्वेटिव, जो किसी चीज़ को रक्षित करें या सुरक्षित करें, ऐसा कुछ मीनिंग है ना। तो ये होता है हमारा भोजन के लिए यूज किया जाता है ना, भोजन संरक्षण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसका सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है हमारा भोजन के संरक्षण के लिए किया जाता है। याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ईस्ट क्या है? ईस्ट जीवाणु नहीं है। पहली बात तो बता दूं, मैं पिछले क्वेश्चन में करा चुका हूँ इसको, पिछले एक वीडियो में मैं कराया था साइंस में ही। तो ईस्ट क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इससे संबंधित हमेशा पेपर आएगा, एक क्वेश्चन आने वाला है। तो यीस्ट जो है यूनिसेलुलर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं होता है ना। यूनिसेलुलर होता है बट बैक्टीरिया नहीं होता है। तो इसका उपयोग जो होता है हमारा अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। दही, आप लोग कन्फ्यूज आ गए यार, इसमें भी दही कुछ यूज़ करते हैं, इसमें ईस्ट यूज़ करते हैं, नहीं, यहाँ पे हम दही बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं इसका प्रयोग हम लैक्टोबैसिलस करते हैं, है ना। किसका? लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, उसका उपयोग किया जाता है दही बनाने में, ठीक है, याद रखना। 84 क्या कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी और राइबोसोम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये एटीपी का निर्माण करता है। ये एटीपी क्या है? ऊर्जा है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट होता है, ठीक है। तो इसमें कितनी एनर्जी होती है एक अणु में? उसकी एक मोल में 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, है ना। माइटोकॉन्ड्रियम या एटीपी इतनी ऊर्जा की देता है ना। राइबोसोम, अब इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से संबंधित है, तो राइबोसोम किससे संबंधित है? प्रोटीन से, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है राइबोसोम, याद रखो हमेशा, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम, प्रोटीन। 84 हो गया ना। अब आते हैं 85 पे, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा हम लोग। 85 एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है। इस क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो में बहुत तरीके से कराया था। सरल लोलक बनाया हमने, ठीक है। ये ऐसा होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको खींच के लेके जाओ, छोड़ दो। यहाँ भी रस्सी बंधी हुई है, यह एक बॉल टाइप की कुछ है, लोहे की या किसी धातु की, तो यहाँ पे छोड़ दो तो क्या होगा? ऐसे घूमेगा ना बार बार ऐसे करके, तो ये होता है सरल लोलक। तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है? यानी 1 सेकेंड में कितने रोटेशन करता है, या जितने भी जो भी कर रहा है, ठीक है ना, वाइब्रेट करता है या कुछ भी करता है, तो क्या होता है वो यहाँ पे क्या करता है? 2 हर्ट्ज है। फ्रिक्वेंसी आवृत्ति क्या है? 2 हर्ट्ज, ठीक है। यानी इसका मतलब है 2 रिवॉल्व, है ना, 2 ऑसिलेशन बोलते हैं इसको, ऑसिलेशन बोलते हैं, मतलब दोलन, सॉरी, हाँ, 2 दोलन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 2 दोलन कर रहा है। आवृत्ति की परिभाषा ये चीज समझ में आ रही है ना, परिभाषा से समझ में आया हमको। एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, तो मतलब यानी 2 हर्ट्ज प्रति 2 ऑसिलेशन, यानी 2 दोलन प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या होता है ना, 2 दोलन प्रति सेकंड, ये मतलब हुआ इसका। अब जब इसका मतलब ये निकला कि 1 सेकंड में 2 कर रहा है, तो नीचे क्या पूछा है? तो यह 16 सेकंड में कितने करेगा? यार 1 सेकंड में 2 दोलन कर रहा है, तो 16 में कितना करेगा? डबल कर दो उसका 32,
है ना, 32 करेगा। 85 का 2, 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? ऐसी कोई धातु है कि वायु में रखने पर जल पड़ती है? कौन सी? सोडियम धातु को कुछ में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि बाहर हवा से वो रिएक्ट करके वो जल जाता है। ठीक है। 87 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अभी पिछले क्लास में मैंने बताया था इसको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MnO2 का वोल्टेज क्या होता है, का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ये किया जाता है प्रति अम्ल। ये बहुत बढ़िया क्षार है, ये क्षारीय यौगिक है ना। तो इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है ना, एंटी एसिड प्रति अम्ल, या इसको ऐसे बोलते हैं एंटासिड। जब कभी एसिडिटी होती है तो आपको यही दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। ठीक। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बहुत तरीके से बताया था इसको, देखिए आप लोग वीडियो आप लोग सब देखा करिए। 88 बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? पॉप की आवाज़ आती है तो कौन सी गैस इसमें है? भाई ऑक्सीजन तो रोज जलती है, हम लोग देखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। ये होता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का ऐसा होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन से मिलती है तो एक छोटा सा ब्लास्ट टाइप क्या होता है, छोटा सा ब्लास्ट होता है, और फिर पॉप की आवाज़ आती है वहाँ पे। अब पॉप की आवाज़ कैसी होती है तो पता नहीं, बट 89 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से असंपर्क बल के उदाहरण है? असंपर्क मतलब जिनका संपर्क नहीं हो रहा है ना। ऐसा बल जिसका संपर्क, बिना संपर्क के बल लगे। तो यहाँ पेशीय बल हो सकता है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल? अगर हम देखो चारों में, अगर तीनों में ये देखें कि चुंबकीय बल की बात करें तो चुंबक यहाँ पे होता है, यहाँ पे मैग्नेट रखा होता है, तो ये खींच लेता है अपनी तरफ। तो यहाँ पे कोई कांटेक्ट हुआ था क्या? बल जो लगा था, जिस बल की वजह से वो खींच के चले आया था, तो क्या पहले इसके बीच में कोई कांटेक्ट था? नहीं था, यानी असंपर्क बल है ये। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? पृथ्वी पर हम कुछ ऊंचाई की तरफ फेंको तो अपने आप नीचे आ जाती है ना, गुरुत्वाकर्षण बल ही तो लगता है वो। तो क्या वो किसी चीज़ से हम पकड़ के खींचना पड़ता है? अगर हम छत पे जाके कुछ बॉल फेंक दे तो अपने आप आ जाती है ना नीचे। कुछ करना पड़ता है क्या हमें? कोई बल लगाना पड़ता है नीचे की तरफ? नहीं। तो क्या है? असंपर्क बल है, बिना संपर्क के ही ये फोर्स लगता है। पेशीय बल क्या होता है? जो हम हाथ से लगाते हैं, कुछ वजन उठाते हैं, है ना, तो हमारा पेशीय बल होता है। जैसे हम एक बाल्टी में पानी भर के हाथ से उठाते हैं तो क्या होता है? ये पेशीय बल है। तो हमारा असंपर्क बल कौन से हैं? 2 और 3, यानी 2 और 3 गुरुत्वाकर्षण बल। 1 और 2, यार यहाँ पे तो ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। 1 और 2 यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हुए, यहाँ पे होना चाहिए था 2 और 3, है ना, 2 और 3, ये हमारा सही रहता 4 वाला। ये ऑप्शन एक्चुअली क्या होता है, सीटेट में क्या होता है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे कर देते, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक शायद उन लोगों ने कर दी है अभी। लेकिन यहाँ पे दूसरा और तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल, दोनों सही है। असंपर्क बल के उदाहरण है दोनों ही। 90 नंबर देखते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? तो यहाँ मधुमेह रोग जो होता है, हार्मोन किसकी हार्मोन की? इंसुलिन की वजह से। तो ये इंसुलिन कहाँ से निकलता है? ये निकलता है हमारा अग्न्याशय से। अग्न्याशय जो हमारा उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, ये हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप लोग को क्या करना है अभी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टीचरीफाई, और टेस्ट भी दूंगा मैं इसका अगर बन जाएगा अभी तो। और आप लोग यार जो हमारे लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो जरूर, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर डालो। है बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर डालो बस, ठीक है, और मिलते हैं, बाय।